हेलो एवरीवन। तो अब हम आईओटी के डिज़ाइन के सेकंड टॉपिक की बात करते हैं। आईओटी के लॉजिकल डिज़ाइनिंग की हम बात करेंगे। ठीक है, अभी हमने पिछले वाले वीडियो में उसके फिजिकल डिज़ाइन को समझ लिया था। अब हम लॉजिकल डिज़ाइन को समझेंगे। ठीक है, तो जो आपका आईओटी के लॉजिकल डिज़ाइनिंग है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। ठीक है, सबसे पहला 3 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड होता है। जो सबसे पहला ब्लॉक है उस ब्लॉक को हम कहते हैं फंक्शनल ब्लॉक। उस ब्लॉक को हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ब्लॉक। दूसरे वाले ब्लॉक को हम बोलते हैं आईओटी कम्युनिकेशनल ब्लॉक, और जो हमारा थर्ड ब्लॉक होता है वो होता है कम्युनिकेशनल एपीआई। ठीक है, तो हम आईओटी के लॉजिकल डिज़ाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला पार्ट है फंक्शनल ब्लॉक, दूसरा है कम्युनिकेशनल ब्लॉक, और थर्ड पार्ट है कम्युनिकेशनल एपीआई। ठीक है, अब हम इसके जो पहला ब्लॉक है, सबसे पहला फंक्शनल ब्लॉक, हम फंक्शनल ब्लॉक को समझते हैं। इसकी वर्किंग क्या है, किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो इसमें कुछ कंपोनेंट्स से मिलकर हमारा ये जो फंक्शनल ब्लॉक है वो बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले है इसके अंदर एप्लीकेशन। सबसे पहला कौन सा है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है? जैसे मान लो हमारे पास एक हमारी स्मार्ट वॉच है। ठीक है, तो स्मार्ट वॉच का जो मॉनिटर है, जो डिस्प्ले है, वही उसका एप्लीकेशन है। उसी के अंदर हमें क्या होता है, कोई भी चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन है, कोई भी चीज़ की जो आउटपुट है, वो हमें वहाँ पे डिस्प्ले होता है। यानी पूरे पूरे सिस्टम का जो स्टेटस है वो हमें एप्लीकेशन के ऊपर ही डिस्प्ले होती है। ठीक है, अब उसके बाद जो दूसरे हैं, उसके बाद हम समझेंगे डिवाइस को, कि डिवाइस क्या होता है। जैसे अब आपका जो वॉच था वही आपकी डिवाइस थी। यानी एक डिवाइस के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे सेंसिंग इक्विपमेंट्स होते हैं जिनका काम क्या होता है, डेटा को सेंस करना, डेटा का एक्वाइजेशन करना, डेटा की प्रोसेसिंग करना। ये सारा काम कौन करेगा? हमारा डिवाइस करेगा। उसके बाद जो हमारा अगला ब्लॉक है वो है मैनेजमेंट ब्लॉक। मैनेजमेंट ब्लॉक का मतलब इस पूरे पूरे सिस्टम के अंदर जितने भी ब्लॉक हैं उन सभी को मैनेज करने का जो काम होता है वो मैनेजमेंट ब्लॉक का। अब क्या क्या मैनेज करेगा, कि किस तरीके से सेंसिंग हो रही है उसको मैनेज करेगा, किस तरीके से डेटा का एक्वाइजेशन हो रहा है उसको मैनेज करेगा, जो डेटाबेस है डेटाबेस को मैनेज करेगा। ठीक है, और मॉनिटर डिस्प्ले को मैनेज करेगा। उसके बाद जो अगला ब्लॉक है वो है सिक्योरिटी ब्लॉक। ठीक है, अब सिक्योरिटी ब्लॉक क्या करता है, हमारे डिवाइस की सिक्योरिटी देता है, ताकि हमारा उसके अंदर जो कॉन्फिडेंशियलिटी है डेटा की वो बनी रहे, इंटीग्रिटी बनी रहे, और ऑथेंटिकेशन रहे। इसके लिए हम टू वे ऑथेंटिकेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटी ब्लॉक। उसके बाद आता है सर्विसेज ब्लॉक। अब सर्विसेज ब्लॉक का काम क्या है, यानी जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं वो सर्विसेज ब्लॉक के थ्रू होती है। यानी कोई भी डेटा डेटाबेस में सेव करना है तो वो काम कौन करेगा? सर्विसेज ब्लॉक। कोई डेटाबेस से डिलीट करना है तो वो कौन करेगा? यही करेगा आपका सर्विसेज ब्लॉक। कोई चीज़ मॉनिटर पे ले जाके डिस्प्ले करवानी तो उसका भी काम कौन करेगा? सर्विसेज ब्लॉक। उसके बाद है कम्युनिकेशनल ब्लॉक। कम्युनिकेशनल ब्लॉक का काम क्या है, जो आपकी डिवाइस है उसको क्लाउड के साथ कनेक्ट करना, यानी उनके बीच में, या फिर दो मशीनों के बीच में कनेक्शन, M2M कनेक्शन स्टेबलाइज करने के लिए भी हम कम्युनिकेशनल ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा फंक्शनल ब्लॉक। ठीक है, अब यानी लॉजिकल डिज़ाइन के हमने पहला जो ब्लॉक है फंक्शनल ब्लॉक, उसकी बात हमने कर ली। अब हम आईओटी कम्युनिकेशनल ब्लॉक की बात करते हैं। ठीक है, अब इसका जो कम्युनिकेशनल ब्लॉक है वो भी काफ़ी ज़्यादा आसान है, इसको हम आसान से समझते हैं। तो इसमें हम 4 पार्ट्स में समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कम्युनिकेशनल ब्लॉक। दूसरा हम समझेंगे पब्लिश सब्सक्राइबर कम्युनिकेशनल मोड, फिर पुश एंड पुल कम्युनिकेशनल मोड, फिर एक्सक्लूसिव पेयर कम्युनिकेशन। ठीक है, तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स किस तरीके से काम करता है, तो बहुत आसान है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक हमारे पास रहेगा क्लाइंट और एक हमारे पास क्या रहेगा, सर्वर रहेगा। तो क्लाइंट क्या करेगा, सर्वर से केवल रिक्वेस्ट करेगा, और उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग जो आपका सर्वर है वो डेटाबेस में चेक करेगा क्या इस रिक्वेस्ट से रिलेटेड कोई डेटा है। अगर है तो वो डेटा को लेकर आएगा और एज अ फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स वो क्लाइंट को दे देगा। तो ये आसान है एकदम, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। उसके बाद है पब्लिश और सब्सक्राइबर कम्युनिकेशनल मोड। ये मोड जैसे हमारा ये यूट्यूब की तरह है, जैसे सब्सक्राइबर सबसे हम समझ सकते हैं ना। तो ये इसमें क्या होगा कि कोई भी जो आपका पब्लिशर है वो क्या करेगा, डेटा को पब्लिश करेगा। ठीक है, अब डेटा को पब्लिश करेगा तो पब्लिश करते ही तुरंत नहीं, यानी सब्सक्राइबर की जब इच्छा होगी, जब उसकी डिज़ायर होगी, उस टाइम पे वो डेटा को एक्सेस करेगा। तो इसके लिए बीच में क्या होता है, एक ब्रोकर सिस्टम होता है। उस ब्रोकर सिस्टम के अंदर क्या रहेगा, पब्लिशर द्वारा पब्लिश की गई जितने भी डेटा रहता है वो वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब उसके बाद जितने भी आपके सब्सक्राइबर हैं वो क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग, जैसे वो टॉपिक ए टॉपिक बी,
यानी कि वो किस टाइप का इंटरेस्ट रखते हैं, उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। आसान है, ठीक। अगला है पुश एंड पुल कम्युनिकेशन मॉडल। इसमें भी जैसे एक पब्लिशर है और आपके कंज्यूमर्स हैं। अब पुश एंड पुल का मतलब क्या है कि इसमें जैसे पब्लिशर क्या करता है, डेटा को जनरेट करता है। अब वो जितना भी डेटा, जो भी मैसेज जनरेट कर रहा है, तो वो क्या करेगा, एक क्यू में स्टोर कर देगा, ठीक है। अब जिस हिसाब से कम्युनिकेट कंज्यूमर को उसकी रिक्वायरमेंट होगी, उस हिसाब से वो क्यूज में से डेटा को एक्सेस कर लेगा, ठीक है। अगला है एक्सक्लूसिव पेयर कम्युनिकेशन मोड। नाम से पता चला एक्सक्लूसिविटी, इसका मतलब क्या है कि आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट यहाँ पे देने वाली बात है। यानी इसके अंदर जैसे आपके पास एक क्लाइंट है, एक सर्वर है, ठीक है। अब उसमें क्या है, यानी इसमें कम्युनिकेशन करने के लिए पहले क्या करेगा, जो क्लाइंट है सर्वर को अपना नाम बताएगा। यानी जैसे वीआईपी एंट्री चाहिए तो अपनी सबसे पहले पहचान बताएगा आदमी कि मैं कौन हूँ। तो सबसे पहले एक कनेक्शन स्टेबलाइज करना पड़ेगा। हाँ, तो आपने जैसे अब अपना इन्फॉर्मेशन दे दिया, तो वीआईपी एंट्री में जो चेकिंग वाला बंदा है वो वेरीफाई करेगा, हाँ भाई आप वीआईपी आदमी हो कि नहीं हो। तो वो क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा अगर होगा। इस चीज़ को अपन कैसे करते हैं, जैसे हमारे यूज़र आईडी और पासवर्ड, जैसे हमारा बैंकिंग सिस्टम होता है, तो उसके अंदर हमें एक्सक्लूसिविटी मिलती है। हम क्या करते हैं, अपना यूज़र आईडी डालते हैं और ईमेल पासवर्ड डालते हैं, जिसके थ्रू हम अपने सिस्टम में लॉगिन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपने मैसेज को वहाँ पे सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। सारा प्रोसेस करने के बाद लास्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी रिक्वेस्ट को बंद करना पड़ेगा। क्लोजिंग की रिक्वेस्ट, यानी वो पूछता है ना, लॉग आउट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद वो जैसे हम करेंगे तो वो हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा और इस तरीके से हमारा ये पूरा कम्युनिकेशन का प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो हमने फंक्शनल ब्लॉक को समझ लिया और कम्युनिकेशनल ब्लॉक को समझ लिया। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो कौन सा है, कम्युनिकेशनल एपीआईज, ठीक है। यानी कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी एपीआईज अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरीके की एपीआईज आती हैं, ठीक है। एक है REST बेस्ड एपीआई और दूसरा है वेब सॉकेट बेस्ड एपीआई, ठीक है। इसको मैं आसान शब्दों में बताऊं तो देखो, अंतर के हिसाब से देखो, जो आपका REST बेस्ड एपीआई होता है, ठीक है, दोनों वेब सर्वर के ऊपर ही काम करते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के ऊपर काम करते हैं। जो अंतर है ये क्या है, आपका स्टेट लेस होता है और इसमें स्टेट्स होती हैं वेब सॉकेट बेस्ड। यानी जितनी भी यूज़र से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन REST स्टोर नहीं करता, लेकिन जो वेब सॉकेट बेस्ड है वो स्टोर करता है। जिसके कारण क्या है कि हमें जब भी कोई भी रिक्वेस्ट करनी होती है तो हमें बार बार अपना कनेक्शन स्टेबलाइज करना पड़ता है, किसके अंदर, REST के अंदर। लेकिन हमें वेब सॉकेट के अंदर बार बार कनेक्शन स्टेबलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार अगर हमने कनेक्शन स्टेबलाइज कर दिया तो उसके अंदर ही हम बहुत बार कन्वर्सेशन कर सकते हैं, जिसके कारण हम REST का इस्तेमाल रियल टाइम एप्लीकेशंस के अंदर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम वेब सॉकेट का इस्तेमाल हम रियल टाइम एप्लीकेशन के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसके लॉजिकल डिज़ाइन को समझ लिया। हमने पिछले वाले में फिजिकल डिज़ाइन को समझा था, इस वाले में हमने लॉजिकल डिज़ाइन को समझ लिया, ठीक है। थैंक यू।